नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सबस्त होंगे। एक पहली शिफ्ट के एग्जाम को छोड़कर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आप देख लेना कि आया हुआ है या नहीं आया हुआ। ये है ट्विटर ऑफ हरियाणा। पिछले 6 महीने में आपने 1 लाख प्लस कॉपी, हर बच्चे ने उतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आज के शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आप देख लेना। मैं नहीं कहता औरों की बुक से आया है या नहीं आया है, अपनी बुक पर पूरा विश्वास है, तो ये मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूं, आप खुद भी देख सकते हो। और आज बड़ा बेहतरीन सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये 26 इवनिंग का रहेगा। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? ट्विटर ऑफ हरियाणा में आप डायरेक्ट देख सकते हो। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? टांगरी नदी मारकंडा की सहायक है, डायरेक्ट दे रखा है। और मारकंडा नदी किसकी सहायक है? घग्गर की सहायक नदी रहेगी। मैंने कहा टांगरी नदी किन की पहाड़ियों से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कोई भी काम करेंगे जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर करेंगे, जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर करेंगे और जय शनि जी महाराज का नाम लेकर करेंगे। वो काम बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आपके लिए बेटा ये टांगरी नदी किसकी सहायक है? मारकंडा। मारकंडा किसकी है? घग्गर की सहायक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये सोनू सर सारे के सारे डिट्टो है ना। आज स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाया गया था आपको। हरियाणा की निम्नलिखित में कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? तो आपने चंडीगढ़, आप वैसे ही आप फाउंड आउट कर सकते हो। हमने सबसे ज्यादा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना पढ़ी है, हरियाणा वन पुनर्निर्माण योजना नहीं पढ़ी है, शिवालिक ग्रीन वॉल पढ़ी नहीं है, तो शिवालिक नहीं पढ़ी है, चंडीगढ़ नहीं पढ़ी है। तो आप वैसे भी आप अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था। ये परियोजना है ना अरावली, जो ग्रीन वॉल परियोजना है, अरावली में जो पौधों की ह्रास हुआ था उसको बचाने के लिए आई थी। तो अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। जैसे फतेहाबाद पिंक सिटी है, किसकी तर्ज पर है? जयपुर की तर्ज पर है। ये क्वेश्चन बताओ। आप डायरेक्ट ट्विटर में देख लेना। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला ऊनी मफलर को क्या बोलते हैं? गुलीबंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलीबंद है। ये तो कमरी, कमरी मैंने बताया था, जो आप होती है, जो बुजुर्ग डालते हैं, चादर ओढ़ते हैं। मिर्जई नहीं है तो गुलीबंद डायरेक्ट आ सकते हो। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से आ गया। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान रहेगा। कौन सा स्थान रहेगा? तीसरा स्थान है रहेगा। घग्गर हकरा नदी घाटी, कितनी बार बताया कि कोई बच्चा ऊपर चढ़ गया ना, ठीक है, वो क्या मारेगा? बांग मारेगा। तो इसमें घग्गर नदी द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। बाढ़ग्रस्त न उत्तर को बांगर कहा जाएगा, निचले को क्या कहा जाएगा? खादर कहा जाएगा। यानी पुरानी पुरानी जलोढ़ को है ना, 12 घंटे की क्लास ली थी ना, उसमें ये पहला ही क्वेश्चन था, पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे? तो पुरानी जलोढ़ को 12 घंटे वाली में देख लेना कितने क्वेश्चन आए थे। पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलेंगे, नवीन जलोढ़ को खादर बोलेंगे। तो इसमें पूछा गया जो ऊंचे पर बच्चा जाएगा वो बांग मारेगा। ये करवाया पहला ही क्वेश्चन, देख लेना। ऐसे यानी कि ये मैं सोनू सर का क्रेडिट नहीं छीनना चाहता, मैं इंडिया जीके नहीं करवाऊंगा, क्योंकि सोनू सर ने इतनी मेहनत की है। और सोनू सर एक एक क्वेश्चन को टेलीग्राम में डालेंगे तब आपको पता चलेगा कितना आया हुआ है। हरियाणा के मारकंडा कहां से निकलते हैं? अरावली, यमुनानगर, बन राजस्थान, तो एक ही बचता है शिवालिक। ये डिट्टो क्वेश्चन है ट्विटर ऑफ हरियाणा में, एक पेज से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अरे नदी, आप हरियाणा की नदियां पढ़ लेना। शिवालिक पहाड़ियां राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में अंतरिक्ष यात्री पहली भारतीय मूल की कल्पना चावला, कितनी बार पढ़ाया था कल्पना चावला? तो इसका जन्म भी पढ़ाया था 1 जुलाई 1961, घर वालों के हिसाब से 17 मार्च 1962। मृत्यु पूछे 1 फरवरी 2003। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई। भारत में सुनीता विलियम ने सबसे ज्यादा टाइम बिताया। मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड थी। कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ ये भी देख लेना। ट्विटर ऑफ हरियाणा में डायरेक्ट मिलेगा। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में जिले में गुरुग्राम नहर सिंचाई करती है, डायरेक्ट मिलेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी सिंचाई करती है? गुरुग्राम नहर, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। सिंचाई जुई नहर भिवानी में सिंचाई करती है, भाखड़ा नहर हिसार में सिंचाई करती है। भारत की जल प्रणाली ये सोनू सर करा देंगे। हरियाणा में महिलाओं द्वारा अंगूठे पर, महिलाओं द्वारा अंगूठे पर हाथ, दाहिने हाथ, मैंने कहा हाथ कंगन तो आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या नहीं करवाया था। आभूषण वाला सुबह जिसने भी 6 बजे जो सेशन अटेंड किया है ना वो कर देगा। आरसी होता है, क्या बोलते हैं उसे? आरसी बोलते हैं। मैं ना डायरेक्ट बताऊंगा ट्विटर ऑफ हरियाणा से कहां से क्वेश्चन है आई हुई है। अजंता, ये इंडिया जीके का क्रेडिट मैं नहीं लूंगा सोनू सर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा।
बहुत ही हरियाणा का सिरसा जिले में कौन सा चोर मार का युद्ध है, डायरेक्ट आप पढ़ लेना बेटा। गुजरात आप वैसे भी कर सकते हो, सिख अंगल हरियाणा में हुआ नहीं, गुजरात तो थानेसर का युद्ध आपने महमूद गजनवी वाला था, तो इसने चोर मार राइट आंसर है, डायरेक्ट बताऊंगा, डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। जिम कार्बेट वाला ये सोनू सर करवा देंगे। हरियाणा के परफेटी वेने बेल इंडिया स्थित है, ऐसे का क्वेश्चन मैंने तुक्का में बताया, गुरुग्राम करना है बेटा इसका, जिसका आपको हरियाणा के किस जिले में परफेटी वेन मेले इंडिया स्थित है, तो ये गुरुग्राम के मानेसर में स्थित रहेगा, गुरुग्राम के मानेसर में क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हरियाणा के सोनीपत जिले में निम्नलिखित जापान के सहयोग से, तो जापान का बेटा एक ही है यहाँ, तो मैंने कहा सबसे बड़े वाला लगा लेना, ये जो आपका रेनबेक्सी ये आपका गुरुग्राम में है, तो याकूल्ट डेनोल्ट इंडिया प्राइवेट कंपनी ये कहाँ की रहेगी, जापान की रहेगी। कहाँ की रहेगी, जापान की। मारुति सुजुकी उद्योग भी हमने किसकी सहायता से लगाया था, जापान की सहायता से लगाया था। महाराणा प्रताप कितनी बार करवाया, अंजन सतली करनाल में कितनी बार करवाया है। ट्विटर ऑफ हरियाणा ने धमाल मचा दिया है, कई कहेंगे पेपर आसान था, बेटा पेपर मैंने तो नहीं बनाया था ना, आसान था, पेपर आसान था तो अच्छी बात है, पहला मुश्किल आ गया तो बोला करवाया क्या हुआ, आज प्रूफ दिया है मैंने, इसका भी प्रूफ दूंगा, करनाल राइट आंसर हो जाएगा, अंजन सतली करनाल। हरियाणा में कितनी बार, जो 5-5 मिनट की लास्ट दिन मैंने क्लास ली थी ना, उससे 3 क्वेश्चन आए हैं, ये पढ़ाया भी था। 3 बार राष्ट्रपति शासन 1967, 1977, 1900 आपका 91 में, तीनों बार राज्यपाल कौन था, राष्ट्रपति। जिसने भी देखी है, हाँ जिसने भी वो वीडियो देख रही है सही किया है तो कमेंट करना कि सर हमने सही किया है। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967 में लगा था, 1977 में लगा था और 1991 में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज, जिला आ गया तो जिला परिषद हो जाएगा। मैंने कहा पंचायती राज की सबसे निम्न इकाई कौन सी है, निम्न ग्राम पंचायत है, मध्य पंचायत समिति है, शीर्ष जिला परिषद होती है, इसका मुखिया कौन होता है, चेयरमैन होता है। पंचायती राज सबसे पहले कब आया था, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज कहां पर आया था, नागौर राजस्थान में आया था। कहां पर आया था, नागौर राजस्थान में आया था। अनुच्छेद 21 ये सोनू सर अभी करवाएंगे। ठीक है, तो सोनू सर का मैंने है ना 11 घंटे 53 मिनट पर वीडियो इसलिए खत्म की, मैं मेरी टीम का क्रेडिट कभी भी नहीं लेना चाहूंगा बेटा, और हालांकि मैंने आपको करवाया भी था इंडिया जीके, फिर भी मैं सोनू सर का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को मेरी टीम मेरे से प्यारी है। और आप बताना कोई एक सिंगल टीम जिसने आपको 12-12 घंटे की क्लास इंडिविजुअल दी है, तो हर घर हरियाली योजना करंट अफेयर की क्लास में देख लेना, डिट्टो बताया था 15 जुलाई 2015 की ये योजना थी। हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 15 जुलाई 2015 की ये योजना थी, ये मैंने कहा था। अब देख लेना डिट्टो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी वाला सोनू सर करा देंगे। ये 1930 से 40 तक जोहराबाई कितनी बार हमने पढ़ा था, आप उठाकर देख लेना बेटा। जोहराबाई का संबंध कहां से रहेगा, अंबाला से रहेगा। हरियाणा की एक ये, वैसे नूरजहां हरियाणा से नहीं है, लता मंगेशकर नहीं है, कि ये तो वैसे तुक्का लगा सकते थे बेटा। जोहराबाई अंबाला, मैंने कहा ओमपुरी, जोहराबाई, परिणीति चोपड़ा, ये सारी कहां से थी, अंबाला से थी। कहां से थी, अंबाला से थी। ठीक है, फुलकारी क्या है बेटा, साल बुलाने की कला कितनी बार करवाएंगे। अब है ना, इससे ज्यादा हम अपना कुछ भी नहीं दे सकते बेटा। इतने दिन है ना लगातार मैराथन सोकर भी नहीं देखा पूरी टीम ने। सोनू सर ने तो 3-3 मैराथन क्लास ली थी, देख लेना बेटा कितना। ये आम चुनाव वाला सोनू सर ने कितना पहले ही बता दिया था, 51 वाला। हरियाणा में चौकी डानी, ये नया क्वेश्चन है और ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और मिले तो आप मुझे बता देना, नई बुक में आ जाएगा। चौकी डानी है ना, ये पहली बार पढ़ा था बेटा। हरियाणा के सोनीपत में कौन सी डानी रहेगी, चौकी डानी। जो नहीं करवाया वहां पर मानते हैं, व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिटेड। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मंदिर है, गुरुग्राम में कितनी बार कराया था, 1650 ईस्वी में ये मंदिर बना। शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी महारानी कृपी के नाम पर रहेगा। अंजन सतली करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी थी। अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है। बिंडाबास रामसर साइड झज्जर में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पीलिया, पीलिया कितनी बार बताया था, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर होता है। एक पुत्र के जन्म पर उसकी बेटी को माता के पिता के द्वारा क्या भेजा जाता है, पीलिया भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, पीलिया भेजा जाता है। अकबर के मंत्रिमंडल में सर करा देंगे दीवाने अली का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा का स्वांग सम्राट, वैसे सांग का जनक है ना, आपको कितनी बार बताया, किशन लाल भट्ट है। तो किशन लाल भट्ट ऑप्शन में नहीं है, अली बख्श है ना,
वो किसका है? लोक थिएटर का जनक था। अली बख्श किसका जनक था? लोक थिएटर का था। स्वांग सम्राट आए तो पंडित लक्ष्मीचंद है। ऑप्शन में अगर पंडित लक्ष्मीचंद की जगह किशन लाल भट्ट होता तो वो कर देते, तो वो है नहीं, तो पंडित लक्ष्मीचंद है। इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है इनके नाम से। यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? अटेरना गांव सोनीपत में इनके नाम से क्या रहेगी? यूनिवर्सिटी भी रहेगी। ये तो बेटा कल 5 मिनट की वाली क्लास में भी मैंने करवाया था। निम्नलिखित में अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य कौन सा था? उड़ीसा था। भागीदार राज्य कौन सा था? उड़ीसा था। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया था बेटा? उड़ीसा इसका भागीदार राज्य होता था। उड़ीसा और तंजानिया कंट्री इसकी भागीदार थी। और ये भी बताया था बेटा ये कब से कब तक है चला था। तो कहने का मतलब है आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तभी तो क्रिटिसाइज कर सकते हो, हम हाजिर है, लेकिन ना झूठ मत बोला करो, क्योंकि है ना इससे एक टीचर ने और उसकी टीम ने मेहनत की होती है ना, तो उसको दुख दर्द होता है और कोई बात नहीं होती बेटा। उड़ीसा राइट आंसर है। हरियाणा के बड़खल झील कितनी बार पढ़ा था बेटा? गला बैठ गया बोल बोल कर। बड़खल झील फरीदाबाद में है। बड़की जाया सभी के लिए फ्री है। 1947 में इस झील पर सिंचाई कार्य क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और कोई हरियाणा जीके का इसमें बचता है क्या? सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपको करवाए हुए थे। अगर आप फिर भी कहते हो ना नहीं करवाए हुए, तो हम मानते हैं कि हमने नहीं करवाए। चलो विरोधी तो कहेंगे बेटा, लेकिन जब आप खुद बोलते हो ना ये बात है, वास्तव में दिल रोता है और कभी मेहनत ना करने का दिल करता है, लेकिन ना आपसे प्यार कभी ना तो कम हुआ है। जो नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव ही रहेंगे, और जो दिल से साथ है वो दिल से साथ रहेंगे। कोई और क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा जीके का कोई रह तो नहीं गया बेटा? निम्नलिखित में, ठीक है, यह हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़ा गोलाकार गहना बना होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होंगे बेटा। नथ भी है ना, वो भी गोलाकार है। बोरला भी गोलाकार होता है। अब कई कहेंगे सर बोरला है ना वो सोने की छड़ी नहीं होती है, उसमें आज नहीं होती, आज सोना 1 लाख रुपए पर तोला है, पहले होती थी बेटा। तो हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहना जाने वाला कौन सा एक पारंपरिक आभूषण सोने की लड़ी से जुड़ा गोलाकार गहने से बना हुआ है? मेरे हिसाब से इसका बोरला भी हो सकता है बेटा। ठीक है, बाकी बच्चे कह रहे हैं नथ है और मेरे को ये बोरला लग रहा है। ठीक है, तो यहां से भी बेटा आप देख लो। ट्विटर ऑफ हरियाणा में मैं बताता हूं कितने क्वेश्चन ट्विटर ऑफ हरियाणा से डिट्टो उठे थे। साथ में आजकल है ना सारे के सारे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के भी प्रूफ मांगते थे ना, उसी प्रकार से प्रूफ भी मांगते हैं सर आपका कितना पढ़ाया हुआ आया। तो मैं आपको बता भी देता हूं और बाद में सोनू सर इसका सॉल्यूशन भी शुरू कर देंगे, ताकि आपको पता चले कि कितना पढ़ाया हुआ आया था और कितना पढ़ाया हुआ नहीं आया था। ठीक है, और एक टीचर पर बेटा विश्वास रखना सीखो। और ये हमारा ग्रुप डी का जो बैच है बेटा वो भी अभी शुरू होगा, इसी टीम द्वारा शुरू होगा। सॉल्यूशन देख लेना। अभी है ना 3 दिन के लिए ये कोर्स है ना मात्र 999 का रहेगा, बाद में 1999 है। 10 तारीख से लाइव क्लास शुरू होगी। पहले है ना इसके साथ रिकॉर्डेड पूरा फ्री मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी है, डेली 6 से 7 घंटे क्लास है, टॉपिक वाइज पीडीएफ है। इन 2 नंबर पर कॉल करके ना आज ही इस बैच में इनरोल हो सकते हो। केवल 3 दिन के लिए ये ग्रुप डी का और हरियाणा पुलिस का 2 बैच आ रहे हैं बेटा। एक ग्रुप डी का बैच आ रहा है, एक हरियाणा पुलिस का आ रहा है। हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का 2 दिन के लिए 999 में है, बाद में 1999। इन पर कॉल कर लेना। और जो आपने देखा होगा हैंड रिटन नोट्स का कितना जलवा हरियाणा में रहा था, आज से ग्रुप डी के हैंड रिटन नोट्स की भी हमें डिलीवरी शुरू करेंगे। और ये है ना 15 सब्जेक्ट के नोट्स आएंगे, साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपका 999 का फ्री है। तो 1000 का रिकॉर्डेड कोर्स है और 300 होम डिलीवरी है, तो 1300 रुपए तो वो लग रहे हैं। तो आप देखो मात्र 800 रुपए में ये 15 नोट्स घर आएंगे। ये तीनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अब देखो ट्विटर ऑफ हरियाणा से कितना चीजें आई थी। ये नदियों के दोनों क्वेश्चन ट्विटर ऑफ हरियाणा से डायरेक्ट पूछे गए थे बेटा। दोनों नदियों के क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? देखो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और कौन सी नदी शिवालिक परिवेश डायरेक्ट इसमें पूछा गया था। भाखड़ा नहर वाला क्वेश्चन भी आ गया है। सो आया था गुरुग्राम नहर है ना, गुरुग्राम के अतिरिक्त कहाँ सिंचाई करती है? फरीदाबाद में सिंचाई करती है। और इसमें आंसर भी दिए गए हैं। ये सीसवाल सभ्यता वाला देख सकते हो, कल्पना चावला वाला इसमें देख सकते हो, क्योंकि आजकल प्रूफ ज्यादा मांगे जाते हैं। करनाल में, अंजन सतली में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो।
ठीक है। चोरमार का युद्ध सिरसा में हुआ, सारा का सारा, मैं नहीं कह रहा ट्विटर ऑफ हरियाणा, आप देखो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब कई कहेंगे सर ये तो सारे बुक में थे, सभी का मैं नहीं कहता नहीं आया। हर घर हरियाली योजना देख लो, ये मैंने 8 घंटे की मैराथन में भी करवाया था। हाथ के आभूषण देख लो, इसमें आरसी रहा, ठीक है। नाक के आभूषण, इसमें थोड़ी ये क्लियर नहीं दिख रही है बेटा, नाक के आभूषण ये देखो, हाथ के आरसी इसमें रहा, ठीक है। निमन में गले के आभूषण भी इसमें सारे के सारे जो भी आए हुए हैं ना बेटा, ये पंडित लक्ष्मीचंद स्वांग सम्राट वाला रहा, इसमें पंडित लक्ष्मीचंद का यहाँ पर दिखाया गया। पीलिया नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति पर होता है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव ये रहा आपका उड़ीसा रहा, 28 से 15 दिसंबर, 28 नवंबर से 15 दिसंबर। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में रहा। और बच्चे की जान लोगे, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में रहा। साथ में प्रूफ भी दिए गए हैं, थानेश्वर महादेव मंदिर ये रहा, जिससे पुष्य भूति वाला क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। गुरुग्राम नहर गुरुग्राम और फरीदाबाद में आप देख सकते हो बेटा। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है, प्राचीन नाम अरुणा, ये भी पूछा जाएगा। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से, अंबाला से। तो देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से है। नहीं, एक और भी पीडीएफ है ना, ये सारे के सारे है ना, टेलीग्राम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आया हुआ था या नहीं आया हुआ था। तब आपसे कहना चाहता हूं बेटा कि कभी भी है ना किसी टीचर पर सवाल उठाने से पहले सोच लिया करो। अब आपको सोनू सर है ना, आपको करवाएंगे और वो प्रॉपर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने करवाए थे, और टेलीग्राम में सारी चीजें हम डालेंगे भी। तो अब सोनू सर का हम वेलकम करेंगे। लीजिए गुरुदेव, कैसा था? धन्यवाद सर। सर सेकंड शिफ्ट का पेपर हम अगर देखते हैं तो पहली शिफ्ट से बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था, और सबके सब अपने नेशनल जीके के करवाए हुए क्वेश्चन है, A to Z क्वेश्चन करवाए हुए हैं, विद प्रूफ आपको दिया जाएगा। देखिएगा इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी अपनी, 12 घंटे की क्लास हुई थी, और इसमें देखिएगा जीडीपी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना, जीडीपी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आपसे पूछा गया नाम मात्र स्किल, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, ये आपसे पूछा गया। वर्तमान बाजार में मूल्य पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद है, स्थिर बाजार पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिएगा वर्तमान बाजार में मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद आपका क्या हो जाता है? जीडीपी होता है, हो जाता है। बताइए पढ़ाया नहीं था क्या जीडीपी के बारे में? एक एक बात आपको बताई थी जीडीपी के बारे में। तो ये क्वेश्चन एज इट इज छपा हुआ अपने पेपर के अंदर। इसके बाद देखते हैं आगे, देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा आपसे पूछा गया संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा। अब की बार स्टेटमेंट बहुत आई हुई है, और स्टेटमेंट वो बच्चा कर पाएगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि स्टेटमेंट तब हो पाती है जब आपको 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर पता होता है, तब स्टेटमेंट हो पाती है। पहला देखिएगा, अनुच्छेद 48 राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 48 के बारे में हम बात करेंगे तो ये पशुपालन और कृषि से संबंधित है। कृषि प्लस पशुपालन से क्या है संबंधित, तो ये तो नहीं होगा। भारत की संसद ने 2006 में 86वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया था, एज इट इज करवाया था 2006, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 86वां कब हुआ? 2002 में हुआ। यानी कि पहला और दूसरा तो गए, बच गए कौन सा? देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 200 हम बात करेंगे। देखिए 86वें संविधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21 से शामिल किया गया था, बिल्कुल सही किया गया था। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही। यानी कि 3 और 4, तो 3 और 4 हमारे सही हैं। तो देख लेते हो किस ऑप्शन में है। देखिएगा 3 और 4, केवल 3 और 4 वो कहां पे रखे हुए हैं? बी ऑप्शन के अंदर रखे हुए हैं। कहां पे रखे हुए हैं? बी ऑप्शन में रखे हुए हैं। देखिएगा आपके पास जैसे ग्रुप ए बी सी के हिसाब से पेपर बना है, तो उसमें ऑप्शन आगे पीछे आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन क्या मिलेंगे? आगे पीछे। क्वेश्चन भी आपको आगे पीछे मिलेंगे, लेकिन उत्तर बिल्कुल सही मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन आगे पीछे, जैसे किसी सेट के अंदर ये अपना ए और बी जो है यहाँ पे सी में, तो किसी में ए में मिलेगा, किसी में डी में मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप उस तरीके से इनको देख लेना। तो एज ए टीज छपा हुआ अपने मैराथन क्लासों से बना हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिएगा इसके बाद हम और देखते हैं क्वेश्चन अपने इंडिया जीके के क्वेश्चन। और मैंने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जो हम बात करेंगे तो आपके जैसे सन डेट से पूछे जाएंगे, हेडक्वार्टर से पूछे जाएंगे, आपके इसके अलावा फेस्टिवल से पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो आपके त्योहारों से पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे पूछा गया आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ
की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने सभी के सभी आपको करवाए थे। 1967 में इसकी स्थापना होती है। कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। तो इन 1967 के अंदर क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे हम देखते हैं और अपना क्वेश्चन कौन सा है नेशनल जीके में। नेशनल जीके की बात कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद करो आप, सौरमंडल मैंने आपको बहुत अच्छे से सौरमंडल पढ़ाया था। जब मैंने क्लास ली थी 100 दिनों वाली क्लास हमने शुरू की थी और 10वीं क्लास थी। जिस दिन हमने सौरमंडल शुरू किया था उस समय देखो मैंने ये सब चीजें आपको बताई थी। और हरियाणा का जब जिक्र आ जाए, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के मूल निवास से और भारत के मूल निवास से हर एक चीज आपको बताई थी। तो इसमें तो हरियाणा से संबंधित कल्पना चावला आप सभी को पता है, इसका ये प्रदीप सर ने भी करवाया था और ये मैंने भी करवाया था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए ये आपसे पूछा गया बहुत आसान क्वेश्चन, नदियों में। आपने कहा गुरुदेव आप नदियों पे इतना समय क्यों लगा रहे हो? नदियों से तो सिंपल क्वेश्चन बनते, लेकिन अब की बार सिंपल नहीं बने। देखिए आपसे क्या पूछा गया, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यानी कि दक्कन के पठार में अपने दक्षिण भारत में गिरने वाली जो बहने वाली नदियां हैं वो ज्यादातर कहां जा रही है? तो बंगाल की खाड़ी में जा रही है। और इसके बाद दक्षिण प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी। वैसे ये गलत है भाई, क्योंकि सबसे पहले बड़ी हम बात करते हैं गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा आती है, फिर इसके बाद माना अन्य नदियां आती है। तो दक्षिणी प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र में कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, ये गलत है। तो यानी कि केवल एक सही है, केवल एक का है सी ऑप्शन में है, केवल एक का है सी ऑप्शन में। मैंने करवाया था एड एज इट इज कथन भी आपको करवाए थे, छपा हुआ क्वेश्चन है पेपर के अंदर। इसके बाद देखिएगा, और मैं टेलीग्राम पे ना आज शाम को रात को 9-10 बजे तक विद प्रूफ आपको ना टेलीग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन डाल दूंगा और पहले से पीडीएफ पड़ी हुई आप देख भी सकते हो टेलीग्राम के ऊपर जाकर के। ठीक है ना, तो एज इट इज क्वेश्चन बने अपने। इसके बाद देखते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इन कथनों पर स्टेटमेंट बहुत पूछी गई है और मैंने आपको कहा था अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा ना तो अपना हरियाणा के एग्जाम को जो इतना लाइटली मत लो। आपने कहा गुरुदेव हम तो बस सब कुछ कर देंगे बस, लेकिन मैंने कहा था आप टाइम दीजिएगा, आप एक बार सोच के बताइएगा। अगर यही सेम चीज आपको रटवा दी जाती तो बात बनती नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूबर्स जो आपको एमसीक्यूज इसका राइट आंसर ये अगले पर चलते हैं, उनसे कुछ नहीं हुआ। आप मेरे को बार बार बोलते थे गुरुदेव थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास करो, और मैंने आपको क्या कहा था, नहीं जल्दी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको टाइम से पढ़ाऊंगा, लेकिन लेट पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा। ये बात मैंने आपको बोली थी ना, हाँ या ना बताओ? कहोगे गुरुदेव बिल्कुल बोली थी। ठीक है ना, तो अगर देखो उसी के बदौलत अपने क्वेश्चन बने हुए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बिल्कुल सही है, इनमें 29 गुफाएं जो लगभग 8वीं शताब्दी निकालना भी मैंने बताया था, बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी और पूरे आंतरिक होल के बुद्ध की प्रतिमा, गौतम बुद्धा पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। देखिएगा महापरिनिर्वाण की जानकारी मिलती है यहाँ से। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, लेकिन स्टेटमेंट में आप फंस जाते हो। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था वायुमंडल, याद करो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था, वायुमंडल के बारे में पढ़ाया था। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर। उस समय मैंने लिखवाया था, मैंने कहा था कि जरूर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन एज इट इज है, अपने क्लाइमेट पढ़ा था उसमें ये पढ़ाया था मैंने आपको, मैराथन क्लास में पढ़ाया था, और ज्योग्राफी की सीरीज के अंदर भी पढ़ाया था, 100 दिन वाली सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं अपने नेशनल जीके के। देखिएगा डीएसएस का अर्थ क्या है। देखिए इसमें आप कुछ सोचोगे गुरुदेव ये हो सकता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो, लेकिन डीएसएस, ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन अपने ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। कंप्यूटर वाले सर भी आपको करवाएंगे, लेकिन मैंने ज्योग्राफी में आपको क्या करवाया था कि अगर आपसे डीसीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए, मैंने ये बात आपको पहले बोलती कि ये कंप्यूटर से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कहा ये ज्योग्राफी से भी संबंधित है। जब हमने बात की थी
किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। वहां पर मैंने आपको बताया था सैटेलाइट के बारे में, है ना। तो देखिएगा डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम है, डायरेक्ट सर्विस सेंटर, इसमें अब सैटेलाइट है, डिजिटल सैटेलाइट सर्विस है, डायरेक्ट सैटेलाइट सिस्टम। तो इसमें हमारे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल के बारे में जब हम बात करेंगे, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये है तो देखिए इससे हम कुछ नहीं कह सकते अभी। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये है तो डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और कंप्यूटर वाले सर भी आपको करवा देंगे, और ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, एज इट इज क्वेश्चन बना हुआ है। सोलर सिस्टम उठा के देख लेना, सौर मंडल उठा के देख लेना, वायुमंडल आप उठा करके देख लेना, ब्रह्मांड कैसे बना था, हर चीज मैंने बताई थी। और वो पीडीएफ भी आपको बता दी मैंने, टेलीग्राम के ऊपर डाली हुई, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब देखिएगा ये लास्ट मैराथन क्लास के अंदर एज इट इज करवाया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन करवाया था। मैंने कहा था जरूर यहां से क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया, तो ये कहां पे कार्बेट आपका रहेगा, उत्तराखंड में, ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा भी आपको बताया था। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे तो कार्बेट कहां पे, तो दो ऑप्शन कहां पे है, तो एक आपका ये रहा, ए में 2 बैठा है, 2 कहीं पर भी नहीं है। अब इसके बाद भी हमें देख लेना चाहिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, यानी कि ए ऑप्शन, तो ये रहा अपना ए भाग इसका। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पे, तो ये रहा यानी कि यही, तो अपना क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। एज इट इज करवाया था, बताओ, कमेंट करके जरूर बताना, नेशनल जीके कंप्लीट नहीं आई तो बताना, ठीक है। और आपने कहा था गुरुदेव इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तो मैंने आपके लिए 12 घंटे की लगातार इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी, और एज इट इज क्वेश्चन वहां से बने हैं। इसके बाद देखो आगे देखते हैं नेशनल जीके के क्वेश्चन हम। अब देखिएगा दक्षिण भारत के राजवंश मैंने आपको पढ़ाए थे, साउथ इंडिया के राजवंश। कोई भी यूट्यूब पर आपको दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ना HSSC भी साउथ इंडिया के राजवंश जो है ना, दक्षिण भारत के राजवंश पूछती है। तो आपसे क्या पूछा गया, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है, द्रविड़ और कलिंग शैली, नागर और होयसल शैली, द्रविड़ और नागर शैली। द्रविड़ और नागर शैली, इनकी स्क्रिप्ट मैंने आपको 3-4 शैलियां और भी लिखवाई थी, वही तो है ये। दक्षिण भारत के चोड़, चेल, पांड्य, सालुव, तुलुव, आरविडु वंश साउथ के अपने पढ़े थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं अपने नेशनल जीके के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं। हरियाणा जी के प्रदीप सर ने करवा दिया था, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन संविधान से पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय प्रधानमंत्री की सहमति से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रपति के आदेशानुसार, इनमें से कोई नहीं है अपर्याप्त। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं या किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हर हम काम कर पाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उस चीज को प्रधानमंत्री कर देगा या उसको राष्ट्रपति कर देगा या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य कर देगा, नहीं, कानून के द्वारा ही उसे क्या किया जाएगा भाई, सम्मिलित किया जाएगा, याद रख लेना। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन और देखते हैं नेशनल जीके के क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए भाई। नेशनल जीके के क्वेश्चन अच्छे हुए आए क्वेश्चन है, लेकिन ये देखिएगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना 5 घंटे की क्लास में कि डेज से, दिवस से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, और इस एक पेपर में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर, 25 नवंबर, 25 जनवरी। तो 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी। और जनवरी के महीने में पीडीएफ खोल के देख लो, मैंने 12 महीने बताए थे और 12 के 12 महीनों के दिन करवाए थे, विश्व के भी करवाए थे और अपने राष्ट्र के भी करवाए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ भाई। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये हरियाणा जी के प्रदीप सर ने आपको करवाई दिया था। अगला क्वेश्चन नेशनल जीके की बात करते हैं हम। इसके बाद ये देखिएगा भारत का पहला आम चुनाव, जब संविधान की बात हुई थी और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, लास्ट में हमने 1-1.5 घंटे पॉलिटी भी पढ़ाई थी, जब मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहली बार जब चुनाव हुए थे ना, तब है ना आम लोगों ने भाग नहीं लिया था। वहां पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की हमने बात की है। प्रत्यक्ष क्या होते हैं, जिनमें हम बात करेंगे आम लोग
जो है भाग नहीं लेते, प्रत्यक्ष में हम बात करें भाग लेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो आम चुनाव कब हुए थे, आम का मतलब आम लोगों ने भाग लिया। तो इसमें देखो आप सबने गलती की थी 1948-49 करके, गलत हो जाएगा। 1951-52 में, और संविधान सभा 1952 में रद्द की गई थी, मैंने आपको ये बात भी बताई थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं हमारे नेशनल जीके के अंदर। ये देखिएगा ये क्वेश्चन फिर क्लाइमेट से पूछा गया, इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें भी पूछा गया था कि जलवायु की वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया, यानी कि ये किसके बारे में बात की गई है, ये उनके सिद्धांत के बारे में बात की गई है। वी कोपेन ने वायु के बारे में वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की है, यानी कि बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो दोनों सही आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ए और बी दोनों, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये इससे पहले वाली क्लास में भी पूछा गया था, यानी कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट के अंदर, और इससे पहले जो अपनी क्लास थी पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन था उसमें भी आया हुआ था इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसके बाद देखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन, देखो एज इट इज क्वेश्चन छपा है। मैंने आपको बताया था कि नवरत्न रखने की परंपरा भारत के अंदर ना चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी। फेमस किसके हुए थे, अकबर के होते। अकबर के मंत्रिमंडल के बारे में बात की गई है। तो अकबर के मंत्रिमंडल के अंदर राजस्व मंत्री था, बिल्कुल था, गृह मंत्री था, बिल्कुल था, वकील मुख्यमंत्री था, बिल्कुल था, दीवान अली नहीं था, दान के प्रभारी ये नहीं था। तो आपसे सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ए नहीं है सुमेलित, इनसे संबंधित ये नहीं है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन बना हुआ है। और मैंने आपको बोल बोल के बताए थे अकबर के कौन से, चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन से, कालिदास, वरुण शिवरामिर, धनवंतरी, शंकु, बेताल, घटपर, करमरा सिंह, शपणंक, इनके काम क्या क्या हैं। मैंने बताए थे नवरत्न किसके दरबार में, अष्टरत्न किसके दरबार में, वो सारी चीजें पढ़ाई थी। और मैंने आपको एक बात जरूर कही थी एक बात आपको याद हो तो, कि आप है ना अगर ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो आजकल एग्जाम में काम नहीं चलने वाला, ये बात मैंने कही थी। और आप कहते थे गुरु आप इतना टाइम मत लगाओ एक क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी हमें रिवीजन करवाओ। मैंने कहा था जल्दी जल्दी रिवीजन के चक्कर में एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। और आपने कहा था गुरु चलो फिर हम आपके हिसाब से पढ़ते जो जैसा आप पढ़ाओ। और 12 घंटे की 2 मैराथन क्लास थी, 5 घंटे की 1 मैराथन क्लास थी। इससे पहले 86 वीडियोज हमने लाइव ली थी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में। और इसके अलावा हम बात करते 30 वीडियोज फिर मैंने अलग अलग आपके लिए बनाई थी। तो बताओ उनसे फायदा हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। जो भी इस वीडियो को बाद में देखेगा कमेंट करके जरूर बताना। और आने वाले आगामी एग्जाम के लिए भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदीप सर ने भी करवा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में भागीदारी राज्य उड़ीसा, कौन सा, ओडिशा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया था कलिंग कहाँ है, कलिंग ओडिशा में, मैंने आपको पढ़ाया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये बात भी मैंने आपको बताई थी। और मैंने ये भी कहा था कि डायरेक्ट पूछ लेगा कलिंग किस राज्य से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में, पीछे भी आए थे, है ना। इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से अपने, ये क्वेश्चन ओडिशा वाला हो चुका अपना ना। हाँ चलिए और देखते हैं इसके बाद। इसके बाद इंग्लिश आ चुकी है, हिंदी। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से, वो आप हिंदी का भी मान सकते हो, वो आप जीके का भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने जीके में करवाया था आपको कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। पीडीएफ खोल के देख लेना अपनी, लास्ट जब हमने बात की थी सितंबर महीने की, तीसरे नंबर पर लिखवाया हुआ है 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है। और ये एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थे अपने नेशनल जीके के लगभग 18-19 क्वेश्चन आए हुए हैं दूसरी शिफ्ट के अंदर। लेकिन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको करवाया नहीं था, आपको विद प्रूफ पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे दी हुई है। और आज शाम तक लगभग 9-10 बजे तक आपको टेलीग्राम के अंदर ना वो पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप चेक भी कर लेना। अभी आपका सॉल्यूशन होगा सब्जेक्ट कंप्यूटर का, ठीक है सर, वेलकम आपका, आइएगा। सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। और अभी आपको कंप्यूटर साइंस के सॉल्यूशन बता देते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर साइंस के, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्यूटर साइंस का रहेगा। तो कंप्यूटर साइंस वैसे तो देखो
इस एग्जाम में 8 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के आए हैं। पहले कम बता रहे थे बट एक्चुअली क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस के बेसिक क्वेश्चन ही हमें यहाँ देखने को मिले हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हम इनके आंसर के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, विच कंप्यूटर वाज बिल्ट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1946 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कौन सा कंप्यूटर जो है वो बिल्ड किया गया। तो सबसे पहले ए आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर EDSAC, ये इसका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या करें, इसमें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद ही करनी पड़ती हैं, तो इसका आंसर ये रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ कोई बात बताने की आती है तो आपको हम डिटेल अभी कर देते हैं। विच इज द रैंक ऑफ हरियाणा अमॉन्ग इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने में एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। तो हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो हरियाणा है वो कौन से नंबर पर है, तो आंसर रहेगा 3rd। इसका आंसर भी ए रहेगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट और सेकंड में आते हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र। उसके बाद 3rd जो आंसर आता है आपका वो हरियाणा रहेगा। तो हरियाणा आंसर जो है तो इसके लिए आंसर रहेगा हमारा, ये हरियाणा के बारे में पूछा गया है तो 3rd आंसर रहेगा। 3rd मीन आंसर रहेगा ए में 3rd दिखाया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर साइंस का ही है ये भी। तो इसमें अभी कोई टेक्निकल बात नहीं आई है, जस्ट सीधे सीधे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। व्हाट डज द कंप्यूटर डू विद द इनपुट रिसीव। जब कंप्यूटर को इनपुट मिलती है तो उसके साथ क्या करता है। देखिए कंप्यूटर 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कौन से 3 कॉन्सेप्ट, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, लोगों की सुनते हैं, समझते हैं और बोल के आंसर देते हैं। तो हमारे अंदर 3 कंपोनेंट हैं। इनपुट के कंपोनेंट आंखें हो गई, ठीक है, कान हो गए, तो इनपुट है। जब हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारा दिमाग है, ये प्रोसेसिंग है। और फिर हम बोल के या लिख के देते हैं आउटपुट, तो हम आउटपुट देते हैं। तो कोई भी इनपुट जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उसकी आउटपुट आती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करें तो व्हाट डज द कंप्यूटर डू विद द इनपुट रिसीव। जब उसको इनपुट रिसीव होती है तो वो क्या करता है, इट प्रोसेसेस द इनपुट, वो प्रोसेस कर लेता है, मतलब कैलकुलेशन कर लेता है उसकी, एंड जनरेट द आउटपुट, और आउटपुट जनरेट कर देता है। तो इसका आंसर भी आपका ए ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर रहेगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो भी कंप्यूटर साइंस का इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कौन सा इनमें से स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे मेमोरी के ऊपर पूरी स्टडी हो सकती है। यहाँ क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क, ये सबसे फास्ट मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, तो ये मेमोरी होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD तो अक्सर हम यूज करते हैं, गाने वगैरह भी स्टोर करके, हमारे घरों में सीडियां मिलती हैं, वो भी स्टोरेज है। मॉनिटर जो है ना, मॉनिटर जहां हम देखते हैं तो वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा। मेमोरी कार्ड भी हम मोबाइलों में डालते हैं, जहां हम सॉन्ग स्टोर करते हैं या फिर हम फोटोज वगैरह वीडियो स्टोर करते हैं, तो मेमोरी कार्ड भी रहेगा। तो ये कह रहा है कौन सा स्टोरेज नहीं है, तो SSD भी स्टोरेज है, CD भी स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड भी स्टोरेज है, मॉनिटर स्टोरेज नहीं है। मॉनिटर तो आपका डिस्प्ले डिवाइस है, जहां पर आउटपुट आप देखते हो, जैसे कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, क्लियर, और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, और CPU जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर मेमोरी होती है स्टोरेज डिवाइस। ओके, तो यहाँ मॉनिटर आंसर रहेगा कि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जस्ट ये डिस्प्ले डिवाइस आपका रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका DS कंप्यूटर साइंस का रहेगा। व्हाट डज DSS स्टैंड फॉर। DSS स्टैंड फॉर डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। जैसे टेलीफोन्स और टेलीविजन पे जो टेलीकास्ट होता है सैटेलाइट के थ्रू, तो वो DSS के थ्रू होता है, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम उसको बोलते हैं। ये आप इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 भी आपका कंप्यूटर साइंस का रहेगा। 44 क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। इजी, काफी इजी क्वेश्चन हमें कंप्यूटर साइंस के मिल रहे हैं। यस 44, यस, what type of signal does integrated service digital network ISDN। सीधी सी बात यह है कि ISDN जो है ना, इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क, ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क। यहाँ पर डिजिटली कोई भी डाटा जब हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन कहीं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजते हैं तो उसको डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का काम करता है ISDN। तो यहाँ डिजिटल आएगा इसका आंसर, इसका 44 का जो आंसर रहेगा डिजिटल। ओके, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हमारा,
51 जो क्वेश्चन है, व्हाट आर डाटा चंक्स ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट कॉल्ड। इंटरनेट के ऊपर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा भेजते हैं तो पैकेट्स में भेजते हैं, ये हमेशा बात आप याद रख लेना। तो इसका आंसर भी पैकेट्स रहेगा। देखो इस पेपर में लगभग मेन सी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल उसके बीच में डिटेल जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ पा रही, क्योंकि सीधा क्वेश्चन है, सीधे आंसर है। कोई डिटेल भी इसमें ये कैलकुलेशंस वगैरह पूछी गई, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। जब हम इंटरनेट के ऊपर डाटा भेजते हैं तो हमें पता है कि वो पैकेट के फॉर्मेट में जाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा बन जाता है, एक पैकेट बनता है, वो ट्रांसमिट हम कर रहे होते हैं, तो पैकेट रहेगा इसका आंसर। उसके बाद 54 है जो हमारा, वो क्वेश्चन जो है 54 वो भी कंप्यूटर साइंस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट हैं, वैसे ये आंसर दिए गए, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है वो हमें चुनना होगा। सबसे पहले कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, इंटरनेट भी होता है, मान ली बात ये होता है। बट अगला ऑप्शन बेस्ट है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी भी होता है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, एंड स्टोरेज डिवाइस। यहाँ सारी चीजें नजर आ रही है, मेन तो सीपीयू आ रहा है, सीपीयू के बिना तो बात बनती नहीं। तो सीपीयू रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी रहेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो मुझे इसका आंसर जो है वो बी लगता है 54 का, क्योंकि इसमें सारी चीजें मुझे डायरेक्ट नजर आ रही है कि सीपीयू। देखो इसमें भी सीपीयू है, बट मॉनिटर है, सॉफ्टवेयर है, क्लाउड स्टोरेज है। फिर यहाँ इनपुट आउटपुट नजर नहीं आ रहा है, या नन ऑफ दीज आ रहा है, तो ओके नो प्रॉब्लम। मुझे जो आंसर ठीक लगा है मेरे अकॉर्डिंग वो बी रहेगा 54 का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो थे आपके कंप्यूटर साइंस के थे। बाकी आप कंप्यूटर साइंस की हाई लेवल की स्टडी करने के लिए और आगे की फर्दर स्टडी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं चैनल का नाम यहाँ लिख देता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए आप हमारे चैनल आई स्लेबी SYLLABI, स्लेबी वर्ड हमने सिलेबस से उठाया। आई तो आई स्लेबी आजकल ट्रेंडिंग में आई वर्ड चल रहा है तो हमने लगा दिया। आई स्लेबी है वो यूट्यूब पे आप सर्च करें, वहां हमारी कंप्यूटर साइंस का मिलेगा। आने वाले फर्दर एग्जाम के लिए भी बहुत बेस्ट डाटा हम कंप्यूटर साइंस का वहां बनाने वाले हैं, आप उसको जरूर सर्च करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, क्योंकि जो पेपर था 26 इवनिंग का बहुत इजी था, बहुत 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 ज्यादा इजी था। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी के 80+ बन रहे हैं या 70+ बन रहे होंगे। ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। इंग्लिश के वही सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली हम लोग करते रहते हैं, जो मैराथन में भी हो गए थे और जो क्लासेस में भी चल रहे थे। ठीक है जी, आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और अगर जिनको एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, तो वो जर्नल सेंस का क्वेश्चन था, आराम से हो जाना चाहिए था। चलो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़िए जल्दी से, कि आप लोगों को सिनोनियम फाइंड आउट करना है। और आप सभी को पता है कि सिनोनियम का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। तो वर्ड देखो अपना क्या है, ये हम जर्नल लाइफ में यूज करते हैं भाई, अल्टीमेट। अपन ऐसे नहीं बोलते अल्टीमेटली ऐसा हो गया, दैट मीन्स फाइनली ऐसा हो गया भाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी। तो अल्टीमेट का जो सिनोनियम होगा वो होगा डी। आ गई आप सभी को बात समझ में। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। आपको ईडियम का मीनिंग बताना है, और ईडियम है टू ड्राइव होम। अब ना मुझे लग रहा है कि आप सभी को ऐसा लग रहा होगा टू ड्राइव होम का क्या मतलब रहेगा, घर जाना भाई। लेकिन आपको मैं हर बार बताती हूँ, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है। तो टू रिटर्न प्लेस नहीं होगा, टू फाइंड रूट्स नहीं होगा, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन नहीं होगा। टू ड्राइव होम का क्या मतलब होता है, किसी चीज पे फोर्सफुल एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज मतलब फोर्सफुली उस चीज पे ध्यान देना। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा, टू एम्फेसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एक पैराग्राफ गिवन है जिसके 2 फिलअप है और हमें आंसर करना है। देखो सब्जेक्ट वर्ब अगर एग्रीमेंट आप सभी ने किया था मेरे साथ मिलके, और वही क्वेश्चन है, क्या लिखा है सुनो। द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। केव पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना केव और केव्स में, यहाँ पे केव की बात है। और तुम सबको एक बात मैंने बताई थी, जब भी आपके सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन के बाद वाला कुछ भी हो, अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, केव। केव एक ही है, सिंगुलर है, दैट मीन्स कोई सिंगुलर वर्ब हमारा आंसर होगा। तो वर्ब और आर तो सीधा रिमूव हो गए।
अब आप कैसे जानोगे कि भाई प्रेजेंट में आंसर होना चाहिए या पास्ट में आंसर होना चाहिए? तो देखो, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा डैश द मैग्निफिशिएंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर। अब देखो, आपको ये केव का काम के बारे में बताया हुआ है, दैट मींस प्रेजेंट की बात है। जब भी किसी के काम के बारे में बताया जाता है ना, तो प्रेजेंट ही आंसर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हमारा क्या रहेगा? इज रहेगा। तो द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा इज द मैग्निफिशिएंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर। whoever goes there becomes spellbound। जो भी वहां जाता है ना, कुछ स्पीचलेस हो जाता है, बोल ही नहीं पाता है भाई। thousands dash tourists visit these places every year। ये क्या बोला जा रहा है? हर साल हजारों की तादाद में लगभग जो टूरिस्ट होते हैं वो जाते हैं। तो क्या आंसर होगा? thousands of tourists। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर तो इज रहेगा, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ना, उसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑफ रहेगा। क्या आंसर रहेगा? ऑफ रहेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चेक करो भाई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जो हम हर क्लास में करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत 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 इजी है। क्या है? चेक करो। द क्वेश्चन इज इट डैश सिंस यस्टरडे। तुम्हें जो क्लास थी मैराथन सारा बताया था, सिंस और फॉर का जब कॉन्सेप्ट आ जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आंसर होना चाहिए। तो दो ही तो ऑप्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, हैव बीन रेनिंग और हैज बीन रेनिंग। अब सब्जेक्ट चेक कर लो, सिंगुलर आंसर होना चाहिए या प्लूरल आंसर होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट है इट, और इट सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो क्या आंसर होगा? हैज बीन रेनिंग। तो जो हमारा 88th क्वेश्चन है इसका आंसर डी रहेगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है भी। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है भाई? अब चूज करना है एक प्रेपोजिशन, और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या है? ही वॉज बोर्न डैश 1945। वो बोर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ था 1945 में। ये तो आप सभी को पता है ना। तो क्या आंसर रहेगा भाई? इन आंसर रहेगा। तो 81st क्वेश्चन का डी आंसर, एंड द करेक्ट सेंटेंस इज ही वाज बोर्न इन 1945। नेक्स्ट चेक करो, द पीरियड ऑफ 10 इयर्स। जब तुम्हें सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट करवाया मैंने, तुम्हें बताया था ना पीरियड ऑफ 10 इयर्स या पीरियड ऑफ 100 इयर्स को क्या बोला जाता है? 10 साल के टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? डिकेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? डिकेड बोला जाता है। तो जो 82 क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर रहेगा बी, डिकेड। ओके, नेक्स्ट चेक करो 83 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम। अब आप लोगों को क्या करना है? एंटोनियम चूज करना है। एंटोनियम का मतलब जैसे सिनोनियम सेम, एंटोनियम अलग, यही होता है ना। तो अब आपके पास क्वेश्चन है ब्लूम। ब्लूम करवाया था ना आपको, फूल खिलना, ब्लूम खिलना होता है। अब खिलना और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? मुरझाना काइंड ऑफ। तो ऑप्शन चेक करो, फ्लावरिंग तो वही चीज हो गई, माइल्ड और क्वाइट बात ही अलग है। माइल्ड तो जैसे मॉडरेट और माइल्ड ऐसा सब करते हैं, क्वाइट का मतलब क्या होता है? बहुत। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फेड रहेगा। एक खिलना, एक बंद होना, मुरझा जाना, दैट इज फेड हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। देखो, मैं अपना पेन ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने देखा है? तो क्या आंसर होना चाहिए अपना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आंसर होना चाहिए ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। ठीक है जी। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। अब देखो, सही स्पेलिंग चूज करनी है, और स्पेलिंग वो है जो आप रोज अपनी लाइफ में यूज करते हो, परमानेंट। परमानेंट सभी को आता है। क्या स्पेलिंग होती है परमानेंट की भाई? PERMANENT, बस ये होती है परमानेंट की स्पेलिंग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन, PERMANENT। आई होप आप सभी को सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हिंदी के सोल्यूशन कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद मैम। अब जो आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम रहा है 27 तारीख का, वो मॉर्निंग वाले से क्या था? आसान था। और ये आसान, ये मान के चलो भी 7 से 8 नंबर तक क्या था? आसान था। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो मॉर्निंग वाले अगर किसी बच्चे के 60 नंबर है तो वो 68 तक पहुंच जाएगा, और अगर इवनिंग में 75 है तो वो भी 67-68 तक आ जाएगा। 7 से 8 नंबर का क्या होगा? इसमें नॉर्मलाइजेशन की संभावना है सुबह वाले शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट के अंदर। तो हिंदी के अंदर वही 15 क्वेश्चन, वही आसान क्वेश्चन। इसमें तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो लेवल ही क्या है? बिल्कुल 0 कर रखा है। तो सुबह वाले से तो बिल्कुल ही क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो निरीक्षण, निरीक्षण इसमें क्या है? गलत लिखा है। तो सही कैसे लिखेंगे?
तो सही लिखेंगे निरीक्षण। ठीक है। दूसरा है स्वागत। स्वागत मैंने क्या बताया था आपको, वह, यह और रह से पहले आधा वर्ण आ जाए तो क्या रहेगा, यण संधि रहेगी। क्या रहेगा, यण संधि रहेगी। शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 0 लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन। आगे देखो, अगला है वरना और ताकि, तो, की। ये क्या है सभी, ये समुच्चय बोधक शब्द है। क्या है, समुच्चय बोधक है। तो ये क्या रहेगा, इसका समुच्चय बोधक में आएगा। ये भी करवा रखा है आपको। आगे देखो, किसी क्रिया में बहुत पहले आ गया ना कोई कार्य, कोई कार्य क्या हो गया, बहुत पहले हो गया, तो वो क्या हो गया, जिस कार्य में बहुत पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो, पहले समाप्त हो गया, तो पूर्ण भूतकाल। तो क्या रहेगा, पूर्ण भूतकाल रहेगा। ये मैंने आपको जब काल करवाया था, क्रिया करवाई थी, तो उस क्रिया के अंदर जो 3 भेद थे वो तीनों भेद करवाए थे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं क्रिया में। तो इस पर थोड़ा सा ये लेवल है, थोड़ा सा क्या था, आसान था। ये देखो, अगला जो क्वेश्चन वो क्या है, पतझड़। पतझड़ क्या है, ऋतु विशेष है। क्या है, ऋतु विशेष है, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास आ जाएगा, अन्य अर्थ देने वाला। ठीक है। आलसी, आलसी का क्या बनाना है, विशेषण शब्द है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा, तो आलस्य क्या रहेगा, आलस्य रहेगा। क्या रहेगा, आलस्य। अक्कल पर पत्थर पड़ना, मुहावरा पूछा है, अक्कल पर पत्थर पड़ना कुछ समझ में नहीं आना, यानी अक्कल पर क्या पड़ गया, पत्थर पड़ गया। जो मोरनी वाले शिफ्ट के बच्चे हैं उनके पड़ गया था। नदी, नदी का सरिता, नदी का सरिता, ये पर्यायवाची भी करवाए थे। नेक्स्ट में देखो, जहां कोई न रहता हो, धन निर, ऐसी जगह जहां कोई ना रहता हो, निर्जन, जहां पर कोई धन न हो। यहां पहले बंसर भूमि थी, परंतु अब क्या है, क्या लग गया, परंतु, तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त हो जाएगा। चलो इसमें देखो आगे, वे शब्द जो, ये देखो परिभाषा आगे मैंने आपको बोला था 1 से 2 परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। और इन दोनों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, विशेष्य शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, विशेष्य शब्द प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे, स्थाई, अस्थाई, सॉरी क्या है, अस्थाई। अस्थाई मतलब थोड़े समय के लिए रहने वाला क्या होता है, अस्थाई होता है। भारत में हिंदी दिवस, कितना आसान क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। ये कहावत आप पर आ गया, जो वाक्य तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, तो क्या रहेगा, ये मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यानी भूतकाल की बात हो रही है, अपूर्ण नहीं है। ठीक है ना। अब किस पर है, तो डिपेंड है, मन लगाकर पढ़ते तो क्या है, पास हो जाते, तो क्या रहेगा, हेतु हेतु मध्य भूत। पहला कार्य के ऊपर दूसरा क्या होगा, डिपेंड होगा, तो वो क्या होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। बेकार से बेगार भली, तो खाली बैठने से कुछ करना ही क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये सुबह वाले से थोड़ा सा क्या है, आसान है। अभी सर मैथ करवाएंगे आपको।
हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। चलिए मैथमेटिक्स का पोर्शन देख लेते हैं। इस एग्जाम के अंदर किस टाइप का मैथमेटिक्स आया है। उम्मीद है जिन बच्चों का ये पेपर था के लिए ये एग्जाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है, ये तो हो गया। ये देखिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या कहता है भाई। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार, देखो बच्चों ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से इनकी ट्रिक भी बताई थी, एक एक चीज आपको बताई हुई है। ठीक है, लेकिन ये तो वही बात होगी ना कि हर एक टीचर ही बताता है, ये नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे बताओ। तो क्या बोला था मैंने कहा एक बार आपको प्रतिशत दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, है ना। तो प्रतिशत कितना है बच्चों, 20%। और नंबर कितना है आप मुझे बताओ। नंबर क्या दे रखा है आपको, 20% अंक लेता है वो 30 अंकों से क्या हो जाता है बच्चों, फेल हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चों, 32%। और जो बच्चा 32% अंक लेता है वो कितने अंकों से पास होता है, वो बच्चों 42 अंक से पास हो जाता है। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है मतलब पास हो जाता है, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कुल कितने अंक थे, मैंने आपको सीधा बताया था बच्चों कि हमेशा प्रतिशत का डिफरेंस लिया जाता है, हमेशा लिया जाता है प्रतिशत का डिफरेंस। तो आप कहोगे सर ये जो डिफरेंस आएगा वो 12% के बराबर आएगा। अगर आप 32 में से 20 घटा दोगे, 32 में से 20 घटा दोगे तो 12% आएगा। अगर एक फेल है बच्चों, एक पास है, अगर दोनों अलग अलग चीजें जोड़ देते हैं, 30 और 40 कितना होगा, 70 मतलब दो 72। आप मुझे बताओ अगर 12% का मान बेहतर है तो 100% का मान कितना होगा, आप मुझे बताओ। आप कहोगे सर 6 गुना पर है, 12 6 72, आप इसका भी 6 गुना कर दो तो आप कहोगे सर 600। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, 600 इसका राइट आंसर बन जाएगा टोटल नंबर। आगे क्या दे रखा है देखिए, लास्ट ये वाला क्वेश्चन देखो। मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था इस क्वेश्चन को करने का। मैंने कहा आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बी की आयु, हमसे बी की आयु पूछिए ना बच्चों। तो आप डायरेक्ट बी के फ्रैक्शन पर, बी के रेशियो पर काम करो। बी का रेशियो कितना है, 13। उत्तर जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 3 39 नहीं आता, 13 दूनी 26, 13 3 39 नहीं आता, 13 दूनी 26 नहीं आता। एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा डायरेक्ट ये चीजें मैंने आपको बता रखी है बच्चों। बाकी करने का तरीका, योग दे रखा है ए और बी का, आपको योग दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है आपको सर 72। मैंने आपको क्या बोला कि इनके रेशियो का योग भी इनके बटा में ही लिखते हैं। रेशियो का योग क्या लिखते हैं, इनके बटा में। तो रेशियो का योग कितना हुआ, आप कहोगे सर ये हो गया 36। और जो चीज हमें निकालनी होती है उससे कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है किसका मान बताइए। आप कहोगे सर बी का मान, बी कितना है बच्चों 13। तो अगर आप इसको काटोगे तो ये 2 पे कटेगा, 13 दूनी 26 इसका उत्तर बन जाएगा। आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, दोबारा, कोई बात इसमें है, बिल्कुल है ये वाला। इस क्वेश्चन को देखो, इनका सारवंतर आपसे पूछा है। सारवंतर में क्या करते हैं बच्चों, दूसरे में से पहला माइनस कर देते हैं, सारवंतर आ जाता है। आप इसमें से ये वाला घटा दो, सारवंतर हमेशा बराबर ही होगा, तो आप दूसरे में से पहला घटा दो। तो आप कहोगे सर दूसरे में से पहला घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 1 माइनस पी बटा में पी। आपने क्या करना है बेटा, क्या घटाना है इसमें से, 1 बटा पी माइनस करना है। एलसीएम ले लो बच्चों पी। आप कहोगे सर 1 माइनस पी माइनस 1। तो जब आप सॉल्व करोगे ये माइनस का 1 है और ये क्या है बच्चों, प्लस का 1 है। तो ये माइनस के 1 से प्लस का 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, माइनस पी बटा पी बचेगा। इसको काटोगे तो कितना आएगा, -1। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो कितना बनेगा बच्चों, माइनस का 1 बनेगा, बी ऑप्शन। अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो भी यही आएगा, चाहे ये आप लोग घटा के देख लेना, सेम ही चीज आएगी, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखिए सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है बच्चों। अगर जिस बच्चे को ये टेबल याद है वो बच्चा इसको डायरेक्ट कर देगा। साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा कर देता हूं, क्या पूछा गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 घटाने के बाद। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम। और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कहां सेम होती है, आप कहोगे सर साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 45 डिग्री पर सेम होती है। और ये कितनी होती है, आप कहोगे सर 1 बटा। यही वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोस सॉरी साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो अगर यहाँ पर यहाँ पर आधा लिखोगे और अगर आप यहाँ पर आधा लिखोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। तो साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप कहोगे सर जिस केस में वैल्यू सेम होगी वही हमारा उत्तर बनेगा, तो इसका ए ऑप्शन बन जाएगा।
और नहीं है। देखिए आइए क्या कहता है प्रश्न, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, एक वस्तु पर 3000 अंकित मूल्य, मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है बच्चों, ये चीजें बार बार बता रखी है कि 3000 अंकित मूल्य गुणा में 40% की छूट है। जब भी आपको अंकित मूल्य देकर क्या पूछा जाए, लागत मूल्य सीपी पूछा जाए, एमआरपी देकर आपको अगर सीपी पूछा जाए, ये बात मैंने बहुत बार बताई है, डायरेक्ट करने का तरीका। तो आप क्या करो, अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट की डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 40% डिस्काउंट है, इसका मतलब 40, 100 में से 40 गया 60, और बटा में लाभ या हानि कितनी हुई, 10% की हानि का मतलब 100 में से 10 गया आपको 70। इसको काट दो, 30 दूनी 60, 30 3 90, और 3 काटोगे 1000 पर जाएगा, 1000 को 2 से गुणा करोगे 2000, इसका उत्तर बी ऑप्शन हमारा। आसान प्रश्न था, ये वाली शिफ्ट काफी आसान दिख रही है, कुछ नहीं करना बेटा, चतुर्भुज के कोणों का मान ज्ञात कीजिए, सबसे छोटा कोण बताइए, सबसे छोटा रेशो 3, 3 के पहाड़े में 60 आता है, 3 के पहाड़े में 140 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 80 नहीं आता, सीधा आंसर आएगा। तुक्के मारने वाली ट्रिक मैंने बताई थी, 12 घंटे की मैराथन में ये चीजें आपको बताई थी कि बेटा डायरेक्ट ट्रिक कैसे करते हैं चीजों। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इतना पता है बेटा, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 7 4 11 और 4 15 और 3 18 डिग्री का मान है। हमसे क्या पूछा है, हमसे 3 डिग्री का मान पूछा है, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 6 पे काटोगे तो 6 6 36, 60 डिग्री इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अगला, अगले प्रश्न को ध्यान से देखो बच्चों, क्या कहता है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, कुछ कराने लायक ही नहीं है। आपको पता है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये सीधा फॉर्मूला है। आप मान के चलो एक संख्या 2 ले लो, एक संख्या 4 ले लो, इनका एचसीएफ आएगा बच्चों 2 और एलसीएम आएगा 4, तो आप कहोगे सर इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा बराबर होगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम। आप चाहे ट्राई करके देख लेना, बराबर आएगा। ठीक है, आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। तो आप कहोगे सर ये बी ऑप्शन चला जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इसमें बेटा आपको पता है 3 की क्यूब 27 होता है, 27 हर जगह दे रखा है, तो हमें 3 की क्यूब से मतलब नहीं है, हमें इसका पॉइंट हटाकर बटा में 10 लगाओगे, ऊपर क्यूब है तो बटा में कितनी आएगी, आप कहोगे सर बटा में 1000, मतलब उत्तर वही आएगा जिसके लास्ट में 3 जीरो है, इसमें नहीं है, जिसके 3 जीरो है इसका मतलब 3 अंक छोड़कर पॉइंट होना चाहिए, आपको इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा उत्तर। प्रश्न सीधा सा था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 216 स्टार 6 स्टार 8 स्टार 64 स्टार 48 बराबर 500, आपने ये वैल्यू पुट करके सिर्फ बोर्ड मास का नियम लगाना। चलिए तो सॉल्व करें, इसको ध्यान से देखें। अगर मैं देखो पहली जगह पर हमें क्या करना है बच्चों, भाग लेना है, भाग आपको किस तरीके से लेना है वो भी ध्यान से देखो, किस तरीके से यूज करना है भाग का। अगर आप दूसरी जगह पर भाग लोगे, दूसरी जगह पर भाग लोगे तो आप इसको कर नहीं पाओगे, तीसरी जगह पर भाग लोगे तो बटा में आएगी वैल्यू, मतलब ये चीज मुझे नहीं ट्राई करनी है अभी। ठीक है, तो एक चौथी जगह पर भाग लोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं ट्राई करना। मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, इसमें आप कहोगे सर भाग है नहीं, क्योंकि भाग ये बड़ा नंबर है, अगर भाग नहीं लोगे तो नंबर बड़ा आ जाएगा, तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ। ये पहली जगह पर भाग है, ये दूसरी जगह पर, पहली जगह पर भाग ही है, मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ इसमें। तो आप कहोगे सर ये नंबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ करवा देता हूँ 216, आप कहोगे सर भाग 6, आगे क्या है बच्चों प्लस, आगे क्या दे रखा है 8, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों गुणा 64, और आगे क्या लिखा हुआ है बताओ, आप कहोगे सर आगे लिखा हुआ है 48 और माइनस 48, ये चीज है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 जाएगा 6, 36 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 36 पे कटेगा, और 8 की क्यूब कितनी होती है 512, तो 8 8 64 है, ये 512 हो गया। अगर ये दोनों प्लस में है ये माइनस में है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 48 में से 36 गया, माइनस 12 बचा, और 500 में से 512 में से 12 घटा दोगे तो 500 आ जाएगा, मतलब यही हमारा उत्तर है। समझ आई बच्चों, तो ये क्या आएगा, पहला भाग फिर प्लस फिर गुणा फिर माइनस, ये हमारा आंसर। अगला ये देखिए क्वेश्चन नंबर, कुछ नहीं है बच्चों, डायरेक्ट आप इसको देखो टिक करो, करवाने लायक प्रश्न नहीं है। क्या बोला उसने, उसने बोला 2 अंकों की संख्या का योग 11 है, आप कोई भी संख्या देखो, 8 6 14 योग ही नहीं है, 5 4 9 योग ही 11 नहीं है, 5 4 9 योग ही 11 नहीं है, तो 5 और 6 11, एक ही ऑप्शन है जिसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो, कुछ नहीं है। बाकी उसने बोला अंकों को पलट दो, अंकों को पलट दोगे तो ये 65 बन जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बनना चाहिए, आप ट्राई कर लो 9 ही बनेगा, 65 में से अगर 56 घटाओगे तो 9 बनेगा। इसमें कुछ था नहीं बच्चों, 1 से स्टार्ट होकर 1 2
3 और ये कहाँ तक है आपको होगा सर 40 तक। हो सकता है अगर डिफरेंस बराबर है तो पहली संख्या प्लस में लास्ट संख्या, तो 1 + 40 आपको होगा सर 41 बटा में 2 कर दो, औसत होता है तो 41 का आधा होता है 20.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला, अगले पे जाओ। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले पूछे जाते थे बीच में कम कर दिए गए, अब दोबारा पूछना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न मैं मानता हूं इसको। चलिए क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। 6 पुरुष व 8 लड़के, 6 पुरुष, पुरुष को पी लिख देता हूँ, वह का मतलब प्लस होता है, 8 लड़के मतलब बॉयज बी लिख देता हूँ। और एक काम को कितने दिन में करते हैं बच्चों, आप कहोगे सर 10 दिन में करते हैं, यही देर का। दूसरी लाइन 26 पुरुष 48 लड़के, 26 पुरुष व 48 लड़के और 48 लड़के एक काम को कितने दिन में करेंगे बच्चों, 2 दिन में। उसके बाद में क्या है, 15 पुरुष 20 लड़कों से ये काम करवाना है, 15 पुरुष और 20 लड़कों से ये काम करवाना, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। मैंने कहा सबसे पहले अगर काम करवाना है तो काम आपके पास होना चाहिए। काम क्या होगा, चाहे ये वाला काम ले लो चाहे ये वाला, दोनों में से एक चीज ले लो। मैंने ये काम मान लिया तो काम मानोगे 6b प्लस में 8b, और इसको अगर आप 10 से गुणा कर दोगे तो ये हमारा काम। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। अच्छा काम करवाना है किससे, इससे काम करवाना है, तो काम करवाओगे आप 15p प्लस में 20p, इनसे आप काम करवाओ। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे p और b की एफिशिएंसी निकालनी है। वो कहाँ से निकलेगी, आप कहोगे सर वो यहाँ से निकल जाएगी, इन दोनों से निकलेगी। तो क्या कर दो, सबसे पहले काट दो, तो हो जाएगा कितने पे 5। 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 5 30p, और यहाँ 1 बचा, 1 को 2 से 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आएगा, 26p। तो आप कहोगे सर 30 में से 26 गया, 4p आ गया मेरे पास, बराबर। अब दूसरा केस, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 40p, और यहाँ 1 से करोगे तो ये तो 48 आएगा। तो 48 और 40 का बीच का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 8p। अगर आप इसको काट दोगे तो p का मान 2 आ गया, b का मान 1 है। जहां p है वहां 2 रख दो और b है वहां पर 1 है। तो 6 दूनी 12 और यहाँ 1 रखोगे तो 6 दूनी 12 और 8 20, 20 गुणा में 10, तो ऊपर आ गया बच्चों 20 गुणा में 10 डी मतलब दिन। 15 दूनी 30 और 20 50। अगर आप काटोगे तो 0, 5 एकम 5, 5 का 20, आंसर आएगा बच्चों 4। इसका क्या आंसर बनेगा 4। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, वहां से लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन कहता है। अगला आनंद और दीपक, एक आनंद है बच्चों एक दीपक है। आनंद कितना पैसा ले रहा है बताओ, आनंद लगा रहा है 22,500 और दीपक कितना लगा रहा है बच्चों 35,000। दीपक ने कितना पैसा लगाया 35,000। मैंने कहा अगर टाइम बराबर है तो यही इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। आप कहोगे सर रेशियो ले लो, सेम ही रेशियो होगा। 2 0 से 2 0, 25 पे काट दो 9 पे जाएगा, 25 पे काटोगे 25 12 300 और 2 25 14 350। तो आप कहोगे सर 9 अनुपात 14 ही होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 23 के बराबर। लेकिन उसने बोला टोटल कितना है 138 के साथ में 2 0, कितना है टोटल बच्चों, कितना है 138 के साथ 2 0। काट दोगे 123 छिक्का 138 होता है, एक रेशियो का मान 600। हमसे ये पूछा है तो 14 छिक 8400 इसका आंसर बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 से एक ही ऑप्शन कटता है, तो इसको ऑप्शन से भी हम कर सकते थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अगले में नहीं है हमारा, उससे अगला देखो ध्यान से क्या कहता है, कहाँ है प्रश्न, चलो ये वाला था। इस प्रश्न को ध्यान से देखो, यहाँ पर भी दोनों की मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सत्य है। 2/3 में से 5/4 घटाओगे, 5/4 में से 2/3 कराओगे, आप कहोगे सर माइनस प्लस में फर्क आएगा। ये क्या दे रखा है बच्चों, पता नहीं क्या दे रखा है, शो नहीं हो रहा। 2/3 में 5/4 जोड़ोगे, 5/4 में 2/3 जोड़ोगे, आप कहोगे सर ये भी सेम होगा। इन दोनों में फर्क है। अब ये पता नहीं क्या लिखा गया, अगर ये मल्टीप्लाई है फिर तो एक ही चीज हुई, अच्छा सॉरी भाग है। अगर इस भाग को अगर आप बदलोगे तो 2/3 बना बच्चों, इसको भाग को बदलोगे तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। ये भाग दे रखा है, तो ये भाग दे रखा है, तो आपने कहा ये बनेगा 2/3, आप इसको गुणा में बदलोगे तो ये 4/5 हो जाएगा बराबर 2/3 गुणा में 4/5। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम ही बात होगी, मतलब ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसका मतलब उत्तर आ गया ये। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सेम वाला देख लो,
आप चाहे घटा के देख लो, 2/3 में 5/4 घटा के देख लो, आपके पास यहाँ माइनस में आएगा। 5/4 में से 2/3 घटा के देख लो, वहां प्लस में आएगा, क्योंकि 5/4 क्या एक बड़ा नंबर है, 2/3 छोटा नंबर है। तो आप कहोगे सर ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसने पूछा यही है बेटा कि सत्य कौन सा नहीं है, क्योंकि तीनों सत्य है, ये ठीक बात बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है। तो अगर तीनों सत्य है तो ये सत्य नहीं है। चलिए अगला, इसमें नहीं है, अगला ये देखिए प्रायिकता वाला। सबको पता है बेटा प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती। आप मुझे बताओ, आपके पास एक कॉइन है, अगर आप उसको उछालते हो तो हमारे पास क्या संभावना होती है? आप कहोगे सर या तो 50% चांस है कि क्या आ जाए, हेड आ जाए, या 50% चांस है टेल आ जाए। क्या आप मुझे बताओ, एक सिक्के को उछालोगे तो क्या आपके पास 2 चांस बनेंगे? नहीं बनेंगे बेटा। ठीक है, तो प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं करवाने लायक। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कहता है बस, क्या कह रहा है कि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक चलती है और अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है, तो अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है। ठीक है, ये बोला, मैं बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो। ये देख, ये प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका बताया था कि बेटा आप बाय ऑप्शन कर लो, बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता। मान लो मैंने इसको ऑप्शन, देखो ध्यान से, मैं इस ऑप्शन को कौन सा, आपने सपोज करो पहला 100 ले लिया, तो अगर 100 जाएगा तो 2 घंटे में 200 किलोमीटर गया आपको सर प्लस। अच्छा 10 कम कर दी तो 90, 9 3 27, 270 गया। आपने कहा सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, 370 ही बनाना है हमें, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 90 ले लूं तो बच्चों, तो 90 दूनी 180 और 10 कम कर देंगे, 8 3 24, 240। आप कहोगे सर ये तो कितना आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, लास्ट में 7 आना चाहिए ना, इनको जोड़ के 370 बनना चाहिए। तो आप कहोगे ये 400 से बड़ा पड़ गया। 80 से ट्राई करते हैं, तो 80 गुणा में तो 2 घंटे यात्रा करेगा 160। अच्छा अब यहाँ से 10 कम कर देगा तो 70 गुणा में 3, तो 7 21, 210। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना बन गया बच्चों, 370। इतना ही चलना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर इसका। और है यहाँ पे नहीं। चलिए अगला, रेशियो का प्रश्न है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। आई रेशियो का प्रश्न है, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन। कुछ नहीं है बेटा, सीधा देखो सॉल्व करने का। ए रेशियो बी, मैंने ये बता रखा है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए अनुपात बी लिखो 5:7। अगर आगे खाली जगह है तो आगे ये नंबर। बी कितना है बेटा 8, सी कितना है 9, तो आगे खाली जगह है 8। मल्टीप्लाई करके लिख दो 8 5 40, 9 7 23। आप मुझे बताओ अगर कटता है तो ठीक है, अगर सेम ऑप्शन मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो इनको काट के कर लेना। आपने कहा सर 40 63 मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चल, इसमें भी नहीं है, इसमें है कोई मैथमेटिक्स का नहीं है, ये रहा। इसमें तो कुछ है नहीं बेटा। आपको सबको पता है कि जो समीकरण एक सीधी रेखा की बात करें तो समीकरण होता है बेटा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। सबको पता है ये बात। तो x प्लस वाई बड़ा, ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए, इसमें तो कुछ था नहीं करवाने लायक। ये लीजिए, तो ये था बेटा आपका मैथमेटिक्स। मैं ये बात मानता हूँ कि दूसरा जो पोर्शन आया था, दूसरी जो आया था शिफ्ट आपकी आई थी, उसमें काफी आसान था, बेसिक फॉर्मूले बेसिक बातें पूछी गई है। तो अब आएंगे रीजनिंग वाले सर के, सर आपको रीजनिंग सॉल्व करवाएंगे। जी गुड इवनिंग भी सभी को। बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की। तो इवनिंग शिफ्ट है मॉर्निंग के मुकाबले काफ़ी आसान बोल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ है ना, इवनिंग शिफ्ट जो थी आपकी थोड़ी सी इजी थी ना। चलिए बात कर लेते हैं फिर रीजनिंग के क्वेश्चनों की, बाकी बात की बातें हैं तो वैसे भी नहीं गई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है ना। चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी, जो इवनिंग शिफ्ट का आया है। 3 5 9 फैक्ट सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं भाई।
3 3 का 2 गुना कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, 6 माइनस 1 कितना लिखा है 5। फिर 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है, 10 माइनस 1 कितना लिखा है 9। फिर 9 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 18, 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा 17 आंसर आ जाएगा, यानी कि 17 आंसर आ जाएगा। तो जो भी ये लगा करके आया है भाई उसका ठीक है ना, उसका क्वेश्चन आंसर ठीक है। इसकी बात करते हैं भाई, ये भी आपका रीजनिंग का है, क्या बताया हुआ है इसके अंदर 15 है, आपके कितने हैं 15 है। इन सभी को जोड़ लीजिए ऐसे विद आपका जो भी आपकी खाली जगह होती है इन सभी को जोड़ करके, और आपके कितने बनते हैं 15 15 बनते हैं। तो 3 3 के 5 ग्रुप बना दीजिए, 3 3 के 5 ग्रुप बना दीजिए, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ABC है ना, यहाँ आ जाएगा फिर BCA CAB, ठीक है, ABC BCA CAB, फिर ABC BCA, तो ये आपका बन जाएगा ABCBB ना, ABCBB ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बहुत आसान रीजनिंग आई है भाई। चलिए बात कर लेते हैं इनमें से। चलिए फिगर इमेज का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो पूरा करना है तो पूरा कर दीजिए। एक आपका स्क्वायर के साथ आपके बीच वाले हिस्से से जुड़ी होनी चाहिए, तो ये तो आपका नहीं बनेगा, ना ही आपका ये बनेगा, क्योंकि इनमें कोणों से ये चीज जोड़ रखी है, ये बहुत छोटी है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है, और बिल्कुल सर यही बचता है ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी ने रीजनिंग नहीं भी पढ़ी है, या फिर जो सिर्फ एक मैराथन क्लास लगा करके गया होगा, उसका भी आंसर आपका ठीक हो गया होगा, है ना। बहुत आसान रीजनिंग आई है भाई। 16 17 कुछ नहीं, अगले की बात कर लेते हैं भाई। दिखा है ये ना, बहुत बहुत। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, आंसर बताना है आपको। इन द एंड को ये लिखा गया है MOHFJKOMT, एंड इस नियर को ये लिखा गया है, और इन नियर फ्यूचर को ये लिखा गया है ना, ये लिखा गया है। नियर के लिए पूछा है, चलिए नियर के लिए पूछा है तो क्या बताया था आपको कि जो चीज कॉमन है उसको निकाल लीजिए आप। नियर इसमें है गुरुदेव और नियर इसमें है गुरुदेव, ठीक है। इन दोनों की बात करें तो AZH इसमें है और AZH इसमें है भाई, और तो कुछ बचता ही नहीं है ना। OMT की बात करते हैं, OMT की बात करते हैं तो इनके लिए आपका क्या आ जाएगा OMT आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं क्या आंसर आ जाएगा आपका AZH आंसर आ जाएगा। जो आपका दोनों में कॉमन है वही आपका आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, हाँ जी ये तो हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें भी आपका ये क्वेश्चन आपको करवाया था। साइंस के जो 4 क्वेश्चन आपके आए हैं ना, 2 3 4 क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं वो आपके सारे के सारे एक उसी मैराथन से आगे। हाँ जी इसकी बात करते हैं कि ये वाली जो आपकी फिगर है इस किसके अंदर हमें नजर आ रही है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर A के अंदर हमें नजर आ रही है जी, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन छाप दिए भी इस बार, इतना जी लेवल का पेपर है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल फिगर से फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए ये आपका क्या है कि ये आपका स्क्वायर है और अंदर क्या है ट्रायंगल है। फिर क्या किया है, ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया, स्क्वायर को अंदर डाल दिया, और क्या कर दिया डार्क कर दिया। हमें भी ऐसा ही करना है ना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को अंदर डाल देंगे, ट्रायंगल को बाहर निकाल देंगे। ऐसी ट्रायंगल है स्क्वायर अंदर हो जो आपका पूरा डार्क हो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। एक दिन में कितनी बार है घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत दिशाओं में होती है, इसका मतलब है दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। सीधी रेखा में है, एक दूसरे के विपरीत है। क्लॉक आपको चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। कितना आंसर आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर सा। मैंने आपको क्या बोला था कि एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, चाहे आपका आ जाए ऑर्डर से, कौन से लॉजिकल ऑर्डर से या फिर आपका डिक्शनरी ऑर्डर से, और दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हैं, लॉजिकल ऑर्डर से भी आया है और डिक्शनरी ऑर्डर से भी आया है। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन की, तो PR तक दोनों में कॉमन है। यहाँ पर I है, बाकी सभी में E है, तो I वाला तो आपका सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट में क्या है 2 नंबर आएगा। चलिए इसको जब निकाल देते हैं तो E वाले हैं, E से जब आप सारी E निकाल दोगे तो यहाँ बचता है M P और S है।
अगर अल्फाबेट पढ़े तो सबसे पहले एम आता है, तो एम वाला कौन सा है, पांचवा। एम के बाद में फिर पी आएगा, और पी के बाद में फिर आपका एस आएगा, एस के बाद में सी है तो ये आएगा, यानी कि पहले आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, 5 4 3 है। उसके बाद में 1 और 2 नंबर आपका कहाँ आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ही नहीं, इसमें होगी वो कर देंगे बड़ा, इसमें भी रीजनिंग का नहीं है भाई। की बात कर लेते हैं। ये करना, चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज। बहुभुज के अंदर ही आपका क्या मिलेगा, बहुभुज के अंदर ही आपका मिलेगा चतुर्भुज, और उसी के अंदर आते हैं समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चतुर्भुज भी एक बहुभुज ही है, और चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार कौन सा है, समचतुर्भुज है। तो ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें, ओके। ये क्या, इसमें पूछा गया है कि कौन सा आपका नहीं बनाया जा सकता, कौन सा आपका नहीं बनाया जा सकता, इसके अक्षरों के यूज करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो पहला ही नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 2 टी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही टी है, तो 2 कैसे लगाएंगे, तो ये नहीं बनेगा। नेशन आपका बन जाएगा NATION, ये बन जाएगा। रीजन भी आपका बन जाएगा REASON, और वर्जन भी आपका बन जाएगा। तो कौन सा नहीं बनेगा, स्टेशन नहीं बनेगा। तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन है। ये भी बस आगे तो आपका है। यही आपकी रीजनिंग, तो रीजनिंग है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट के मुकाबले है, ठीक है। वैसे रीजनिंग तो ठीक है, पेपर भी आपका आसान है का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं।